कैसे नेता लगते हैं आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? राहुल गांधी कैसे नेता लगता है? थलपति विजय आपको कैसे नेता लगता है? हेमंत सोरेन वो कैसे लगते हैं? कैसे नेता लगते हैं आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? देखिए, जब शुरुआती दौर में चूँकि हम लोग जब छात्र थे, वो सब जब वो पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए तो हम लोग ग्रेजुएशन के छात्र थे। बड़ा सुहाना लुभाना लगे, लेकिन आज की तारीख में नया लगता है। वह उन्हें गंभीर होना चाहिए था। इतनी बड़ी आबादी, हमें लगता है सबसे बड़ी आबादी लोकतांत्रिक हिसाब से उस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनमें गंभीरता नहीं है। अभी आप इसी संकट को देखिए, आर्थिक संकट जो हमारे देश में आ रहा है, जिसका हम सामना कर रहे हैं, उस पर भी वो गंभीर नहीं है। चुनाव खत्म होने के बाद वो देश को संबोधन कर रहे हैं और उसके बाद कम से कम उन्हें ऐसा बात करना चाहिए कि लगे कि यार देश का सबसे बड़ा नेता हमसे बात कर रहा है। वो बात करते हैं कभी गैस की नाली से गैस बना, गटर की नाली से गैस बना रहे हैं, तो कभी बच्चे जो पूछते हैं कि आप ग्लो कैसे कर रहे हैं, तो बोलते हैं पसीना पोंछ के ग्लो करते हैं। लॉजिकल बात करिए, आप देश के प्रधान हैं। जूते कहते हैं कि वो कैंपस 1960 में ली और कैंपस उस समय था ही नहीं। तो कई हमें लगता है कि वो गंभीर नहीं दिख रहे हैं। और फ़ोटो बनाना अब उनका एक बहुत बड़ा शौक़ रहा है। खैर शौक़ का इंसान का रहे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो देश के प्रधान हैं। गंभीरता होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। चुनाव को लेकर वो जितना इंटरेस्टेड रहते, उतना अगर देश को लेकर रहते तो हमारा देश बहुत आगे चला गया होता। और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को कैसे देखते हैं? अभी हाल फिलहाल में उनके दौरे भी हुए। नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं। आप देख सकते हैं कि वह लगातार एक अमेरिका के लिए ईरान से रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, अब रसिया से रिश्ता ख़राब कर रहे हैं। सुन रहे रसिया और चाइना एक हो रहे हैं। तो अगर आप एशिया में रहते हैं तो एक के साथ तो मित्र बन के रहना चाहिए। या तो चाइना का मित्र रहिए या तो रसिया का, दोनों पावर हाउस हैं। आप बस अमेरिका के लिए अगर इनसे रिश्ता ख़राब करेंगे तो ये हमें नहीं लगता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है। और आपको जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन, वो कैसे लगते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी दूरगामी सोच नहीं रखते हैं। वो यही रखते हैं कि परिवार में हमारे सब ठीक ठाक हो जाएं। जैसे अभी वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं, उनके और परिवार के 2 सदस्य विधानसभा के सदस्य हैं, तो वो उनकी सोच है कि भाई परिवार के लोग हमारी जगहों पर हैं। इसके अलावा आज हमें लगता है वो 4 बार मुख्यमंत्री रहें। आप जाकर यहीं बगल में इन सीमाओं में कई, चलिए पूरे झारखंड के लोगों की बात छोड़िए, वो जिस समुदाय से संबंध रखते हैं वह आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो आपने क्या प्लान किया? आपने क्या काम किया? आपका विज़न क्या है? आपकी प्लानिंग क्या है? कुछ तो किया होगा, तभी तो आप देखेंगे कि इकलौती सरकार है विपक्ष की जो रिपीट हुई। देखिए, वरना बीजेपी के सामने कोई सरकार रिपीट नहीं हो रही, वो हार जाते हैं। अभिनव भाई, आज के दौर में सरकारें समीकरण से बनती हैं जी, कामकाज से नहीं बनती। अगर कामकाज से बनती तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार तो नहीं आते हैं, 1 बार 2 बार दम भर के आ जाते हैं। कामकाज से सरकारें नहीं बनती है, सरकारें एक समीकरण से बनती है। तो और झारखंड में जो समीकरण है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के पक्ष में है। जैसे देश का समीकरण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, राज्य का समीकरण हेमंत जी के पक्ष में है। चूँकि वो ट्रैवल से आते हैं, उनकी पॉपुलेशन लगभग 26% के आसपास होती है। माइनॉरिटी जिनकी एक आइडियोलॉजी होती है कि भाई एनडीए को छोड़कर हम वोट करेंगे, जो हमें ताकतवर लगेगा, जो मजबूत लगेगा, उनकी भी आबादी लगभग 15% होती है। तो एक मजबूत समीकरण बनता है और वो मजबूत समीकरण ही मुख्यमंत्री जी को राज्य के शीर्ष नेता बनाते हैं, बाकी ऐसा और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आपने माइनॉरिटी की बात की, तो एक आरोप लगता है झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कुछ तो है, थोड़ी बहुत हुई हैं अन्य देशों से भी और अन्य प्रदेशों से भी। अन्य देश तो खैर वो बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश हो, अन्य देशों से ये चीज़ें सामने आती हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ लोग ऐसे आके सामने कभी बोलते हैं, एक आध बार ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में ये आरोप लगता है वहाँ हम लोग कभी रहे नहीं है और वहाँ के परिवेश को कभी हम लोग जाने नहीं है, तो इसीलिए यहाँ बैठकर अनुमानित एग्जैक्ट कह पाना कि क्या हुआ है। जैसे बीजेपी आरोप लगाती है कि टोला का टोला जो है वो, हाँ, लगभग अपने इस पूरे एक वर्ड यूज करते हैं वो लोग कि जमाई टोला। हाँ, जमाई टोला। ये वो संथाल परगना के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं। और इस बार का जो चुनाव उनका पूरा था वो केवल इस विषय पर ही था, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं। यहाँ अवैध रूप से जंगल भूमि, वन भूमि, सरकारी भूमि में लोग आके कब्जा कर लेते हैं, दूसरे देशों के भी और दूसरे राज्यों के भी। तो आपने जो एक बहुत बड़ा विरोध किया था, 60-40 का नारा नहीं चले, कितनी बार जा चुके आप? जेल नहीं गए, मुकदमा बहुत सारा हुआ है। एक बार जेल का सामना हुआ था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि प्रशासन हमको पकड़ नहीं पाई।
बहुत ज़्यादा भीड़। उस दिन लोकसभा का नॉमिनेशन का टाइम था। हाँ, आपको फिर ऐतिहासिक। हिरासत में लेने आ गई थी पुलिस? और हम तैयार भी थे, लेकिन वहाँ जो महिलाएं थी वो बहुत भावुक थी, क्योंकि मेरा संबंध सीधा जनता से है। और मतलब वो किसी भी हाल में वो कह दिया था कि भाई हम लोग पकड़ने तो देंगे ही नहीं। हम तैयार भी थे। जब आए हम तो प्राउड उस समय फील कर रहे थे कि चलिए भाई जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ेंगे। हमने जब पदाधिकारी हैं हमारे सामने, हम बोले चलिए नॉमिनेशन भरने दीजिए, हम चलेंगे आपके साथ खुशी खुशी। लेकिन जब हम वहाँ से निकले तो चारों तरफ से जो उपायुक्त का कार्यालय था उसे घेर लिया गया, और हमें लग रहा था लोग सिर्फ अपनी इतना मतलब बाउंड्री वॉल पर प्रेशर दे रहे थे कि बाउंड्री वॉल सिर्फ लोगों के धक्के से उस दिन टूट जाता। और लोहे का गेट लोग एकदम मतलब लगभग तोड़ने के कगार पर थे। ये माहौल था। तो फिर हमने कहा चलिए सभा तक चलते हैं, कहीं सभा में भाषण देने के बाद लोगों को कहेंगे, लेकिन टस से मस नहीं। लोगों ने किसी की नहीं सुनी। लगभग हमें लगता है उस दिन 3000 पुलिसकर्मी थे, जिसमें राज्य की पुलिस और केंद्र की भी पुलिस थी, लेकिन उस भीड़ में वो गिरफ्तार नहीं कर पाई। हमारी इच्छा थी, लेकिन लोगों की भावनाएं, लोगों के आंसू। हमने कहा तो फिर चलिए। तो फिर हम अपना गाड़ी स्टार्ट किए और निकल गए स्कॉर्पियो की छत से। आप पे मैं देख रहा हूँ कि आपके ऊपर कुल 14 आरोपों की संख्या है आईपीसी की। उनमें एक है धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। ये क्या मामला है आपके ऊपर? जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट में कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं, तो ऐसा तकरार होता है, छोटी मोटी चोटें आती हैं, तो उसको पुलिस का काम है उसको बड़ा कर देना। कुछ घटनाएं घटी हैं जिनमें चोट लगा है, और वो उसमें हम लोग का कोई इंटरफेयर भी नहीं होता है। जैसे एक कार्यक्रम था जिसमें सरकारी पदाधिकारी घायल हुए थे, उसमें सिर्फ इसलिए हम पर एफआईआर किया गया कि मेरा फोटो केवल उस बैनर में लगा था। ओके, आप थे वहाँ पे? नहीं, हम नहीं थे, हम वहाँ नहीं पहुँचे थे। ये चंदन क्यारी की घटना है। तो इस प्रकार से नाम दिए गए। और आंदोलन में हम लोग का, जैसे कि मान के चलिए किसी मजदूर का डेथ हुआ है तो कंपनी के सामने धरना हुआ, कंपनी बंद हुई तो कंपनी की तरफ से एफआईआर हुआ। तो कुल मिलाकर उसी टाइप की एफआईआर है। व्यक्तिगत मेरा कोई एफआईआर नहीं है। आपके ऊपर 295A भी लगा हुआ है, नित्य कंट्रोवर्सी करेट मिलेगी। 295 गाना सुना है आप? नहीं, गाना तो नहीं सुने हैं। सिद्धू मूसेवाला का बहुत फेमस गाना है। नहीं सुने हैं। 295 गाना नहीं सुना आपने? नहीं सुना। आपके ऊपर 295 लगी हुई है। अरे हमको पता भी नहीं है। ये रिलीजियस सेंटिमेंट को जो है हर्ट करने पर ये धारा लगती है। नहीं, तो आज तक हम लोग नहीं किए, कभी रिलीजियस सेंटीमेंट किसी का हर्ट नहीं किए हैं। आपके ऊपर हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स आईपीसी की धारा 324 का भी एक आरोप है। ये सब हम लोग जानते भी नहीं। बट आपके ऊपर मुकदमा हो जाता है, आप केस लड़ते रहते हो? आप हाँ, हम लोग केस लड़ते हैं, जाके वकील पकड़ते हैं, केस लड़ते हैं। हम लोग को मालूम भी नहीं कि कौन सी धारा लगी। एक बात और बताओ, आपके ऊपर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप है। हाँ, ये बड़ा मजेदार किस्सा था। पश्चिम बंगाल के राहुल बनर्जी नाम के व्यक्ति ने चुनाव आयोग से जयराम महतो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और जांच की मांग की, और कहा कि एमएलए साहब जो हैं ये सऊदी अरब से फंड ले रहे हैं। नहीं, वो सच्चाई ये है कि सऊदी अरब से नहीं, लगभग 18 देशों से पैसा आया था, लेकिन वो हिंदुस्तानियों का पैसा था। जैसे हमने तो आपको बता दिया कि हम लोग का चुनाव पूरी तरह से जनता ने लड़ाया है। जब पहली बार हम महाधिवेशन किए थे पार्टी के, उस समय 13 लाख रुपए आए थे और सारा का सारा क्राउड फंडिंग था। जब हम लोकसभा का चुनाव लड़े तो उसमें भी लगभग 18 की 19 लाख रुपए आए थे अकाउंट में। वह सभी हमारे डोनेट करने वाले हमारे शुभचिंतक थे। विधानसभा के चुनाव में लगभग 33 लाख रुपए आए थे अकाउंट में। बाकी तो केस मिलता था चंदे के माध्यम से, गमछा में बिछा के, तो वो तो अलग ही काउंटिंग था। तो वो जो पैसा था, जो हमारे प्रवासी भाई हैं, कोई सऊदी में है, कोई संयुक्त अरब अमीरात में है, कोई ट्यूनेशिया में है, कोई मलेशिया में है, कोई जर्मनी में है, वो जहाँ कोई कुवैत में है, तो वहाँ से उन्होंने फ़ोनपे के माध्यम से या फिर जो भी नेट बैंकिंग कहिए उसके माध्यम से हमें भेजा था। और उसको हमने स्वयं ट्विटर पर साझा किया था कि धन्यवाद आप तमाम प्रवासी भाइयों का, जिनके माध्यम से चुनाव लड़ने के लिए हमें सहयोग मिला। ये हमने स्वयं साझा किया था। ये तो सरकार और किसी पुलिस ने उनको थोड़ी बताया है कि हम कोई गोपनीय तरीके से लिए। हमने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल पर इन विषय को साझा किया था कि धन्यवाद आप तमाम भाइयों का। हमने देश सबका नाम भी लिखा था, 18 देशों का नाम हमने लिखा था, जहाँ से हमारे प्रवासी भाइयों ने, जैसे उन्होंने वो पहले कलेक्ट करते थे। अगर वहाँ 40 लोग रहते हैं तो मान के चलिए 1000 रुपये करके 40,000 रुपये कलेक्ट किए और उसको फिर एक जगह आके या फिर किसी को दे देते थे वहाँ जिनसे परिचय था कि इस अकाउंट में इसको भिजवा दीजिए, इस टाइप से। खैर, अब आप मुझे बताओ आगे का आप पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने गए थे, वहाँ आपको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला? भीड़ तो बहुत आती थी आपके वहाँ भी, लेकिन वहाँ इस बार लोग पीछे कह रहे थे कि इस बार जय श्री राम होगा बंगाल में। बोला कि नहीं,
और चूंकि हम लोग 2 ही सीट लड़े ना, तो एक लॉजिक भी होता है। झारखंड पुरुलिया में में था आप 2 सीट लड़े, जयनगर और बागमुंडी। बागमुंडी। झारखंड का एक वो अलग चीज़ था। झारखंड हम लोग सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे कि भाई हम सत्ता में आएंगे, या तो फिर माने पहले ना सही बाद में जाके अलायंस करेंगे, क्योंकि झारखंड में यही सिनारियो रहता है, बड़ी मुश्किल से पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। लेकिन बंगाल में तो ऐसा कोई सीन नहीं था, 2 ही सीटों पे लड़ रहे थे, तो लोगों की जो माइंडसेट था वो भी झारखंड की तरह स्ट्रांग नहीं था। और दूसरा बात, हमारा वहाँ कोई ना केडर का एक स्ट्रक्चर था, ना बूथ एजेंट का स्ट्रक्चर था, कुछ भी नहीं था। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ सकती है, और आप क्या कभी इस स्थिति में आ सकते हो कि सरकार बनाओ खुद? देखिए, सरकार बनाने में तो संघर्ष लगेगा, बहुत जल्दबाजी होगी। ये साउथ नहीं है, ये झारखंड है, विविधताओं का प्रदेश है, विविधताओं की राजनीति है, जमे जमाए लोग हैं, और उनसे मुकाबला करना, उनकी साजिशों का सामना करना, उनकी जोड़ तोड़ का सामना करना बहुत ही चैलेंजिंग होगा। लेकिन सीटों की संख्या अच्छी खासी बढ़ जाएगी। बस जो सीटें हमारे पास 70,000 लेकर आए थे, वहाँ जो विजय हुआ वो 90,000 लाया, 10,000 वोट को ही आगे पीछे करना है, तो उस प्लानिंग पे काम करेंगे। तो उस प्रकार हमारे लगते हैं 18 से 20 सीटें थी जहाँ हम लोग अच्छा कर सकते हैं। बट आप पास ऑफर करने के लिए क्या है? जो सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं ऑफर करते हैं कि हम 3,000 महीने देंगे, हम 5,000 महीने देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपके पास क्या है ऑफर? देखिए, हम लोग फ्री में परहेज करेंगे। आप फ्री बीस को कैसे देखते हो? ना, उसको हम परहेज करेंगे। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, न्याय फ्री होना चाहिए, ये चीज़ें फ्री नहीं होनी चाहिए। ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है ठीक नहीं है देश के लिए? नहीं, देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। उतना तो छोड़िए, हम लोग पार्टिकुलर जो किसान लोग हैं जी, उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए ना एक कहानी थी कि कुछ गिद्ध का समूह एक नदी के तट पर जो लोग आते थे, उन मुर्दा को खा के वहीं रहने लगे। रोज़ वहाँ मुर्दा आता था, गिद्ध लोग खा के रहने लगे। तो उसमें से एक चालाक ने कहा कि भाई ये हमारा पैसा नहीं, हमें उड़ उड़ कर दूसरे इलाकों में उड़ के जाना चाहिए और खाना चाहिए। ठीक है, हमारा पैसा है, मुर्दा ही खाएंगे, लेकिन आज यहाँ कल वहाँ। उन्होंने कहा यार रोज़ यहाँ आता है, यहीं खाओ, यहीं रहो, और उस क्रम में वो उड़ना भूल गए। तो ठीक उसी प्रकार आज जो किसानों को 4 किलो 5 किलो फ्री का अनाज मिल रहा है, आप देखिए जाके इसी झारखंड का सर्वे कीजिए, कितने खेत भर्ती हो चुके हैं। उनकी जो आने वाले जनरेशन होगी वो खेती नहीं करेगी, एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उसके क्रम में वो क्या कर रहे हैं, वो प्रदेशों में विदेशों में जा रहे हैं। मैं रिकॉर्ड निकाल के रखता हूँ कभी कभी, झारखंड में मेरे विधायक बनने के बाद कम से कम केवल 3, 4, 5 ब्लॉक 150 मजदूर जिनकी उम्र 18, 19 से लेकर 27, 28 थी, डेथ हो गए। क्या बात है? हाँ, कैसे? वहाँ कुछ घटना घटी काम करने, जैसे अभी एक प्रवासी मजदूर जो हमारे पिलपिलो जो नावाडी ब्लॉक बोकारो जिला होता है, वो बोला कि सिर्फ खाना खाने गया, खाते खाते डेथ कर गया। ये सब तो कभी रिकॉर्ड में भी नहीं आता है, ये नंबर तो किसी आंकड़े में ही नहीं। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि हमने खेती बाड़ी से नाता तोड़ दिया। आखिर हाँ, जो लोग वहाँ 40,000 की सैलरी पा रहे हैं, 50,000 की सैलरी पा रहे हैं, मेडिकल सुविधा पा रहे हैं, एक अच्छा माहौल में काम कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन जो लोग इन परिस्थितियों में जाके काम कर रहे हैं, तो उसका एक कारण यह भी है कि अगर हम खेती हमारी मजबूत होती तो ये नहीं होता। मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, मैं लगा भी दूंगा कि मैं देख रहा था ये खेती किसानी करने वाली महिलाएं हैं। रास्ते में मैं देखा इतनी धूप में छाता लेकर के, मुझे लगता है इन्होंने अपने खेतों से ला करके ये यहाँ बेच रही है। लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि इस पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी ये काम नहीं करेगी यहाँ पे? बहुत मुश्किल होगा। पहले में तो वो संकोच करेगी बाजार जाने में। जो नई पीढ़ी की बहन होगी, जो पुतोह बन के आएगी, वो सबसे पहले संकोच करेगी कि हम बाजार में जाकर उस भीड़ में वहाँ बैठ के सब्जी को बेचे कैसे। नई पीढ़ी का जो नौजवान होगा वह अपने आप को गमछा पहनकर, धोती पहनकर खेतों में जाने से परहेज करेगा। बट एक बात बताओ आप कि झारखंड इतना मिनरल रिच स्टेट है, इंडिया का सबसे ज़्यादा मिनरल झारखंड में है, सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जा रहे हैं वो यहीं अलग अलग, मतलब धनबाद को तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर यहाँ से लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? और दूसरा सवाल इसका सप्लीमेंट्री ये कि मैं जितने कच्चे मकान झारखंड में भी आकर के देख चुका हूँ ना, इतना मैं शायद किसी स्टेट में देखा हूँ हाल फिलहाल में, मतलब शायद ही किसी स्टेट में देखा हूँ। जो बहुत ट्राइब इलाके होंगे वहाँ की बात छोड़ दिया जाए, मैं यहाँ जनरल देख रहा हूँ, इतना रिच स्टेट और यहाँ के लोग इतने गरीब कैसे? देखिए, उसका मूल कारण यही है कि जो मैक्सिमम खनिज के लिए जो टेंडर होता है वो बाहर की कंपनियों को जाता है। अभी झारखंड में जितनी भी कोल ब्लॉक्स का आवंटन हुआ है उन्हें मैक्सिमम इस राज्य से बाहर की हैं। बड़े जो टेंडर प्राप्त करते हैं वो इस राज्य से बाहर होते हैं। मैंने साफ शब्दों में अगर झारखंड को समझना है तो इतना समझ लीजिए, झारखंड केवल नक्शे से और संवैधानिक रूप से अलग हुआ है, लेकिन आज भी झारखंड की इकोनॉमिक
व्यवस्था जहाँ से इस राज्य की संचालित होती है उनमें आज भी दूसरे राज्यों के प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण है। और झारखंड एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसा राज्य है जिसको जहाँ के लोगों को ये प्रतीत हो रहा है कि आज भी वह उपनिवेश का सामना कर रहे हैं। अभी आप देखिए डीवीसी की सारी व्यवस्थाएं हमारे राज्य में हैं। क्या है डीवीसी? डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। एक बिजली उत्पादन, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल हमारे राज्य में, लेकिन उनका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। जो अधिकारी आते हैं वो कलकत्ता से आते हैं, और जब वो कलकत्ता से आते हैं, चूँकि आपने कोल की बात की, खनिजों की बात की, तो कोलियरी में जितने भी पदाधिकारी आते हैं मूल रूप से कलकत्ता से आते हैं। तो जब वो कलकत्ता से आएंगे तो हमारी दर्द को, हमारी परेशानी को नहीं समझेंगे। और जॉब कितनी मिलती है यहाँ के स्थानीय लोगों को? यहाँ के स्थानीय लोगों को जॉब मिलता भी है तो आश्चर्य लगेगा कि अकाउंट में जब सैलरी आती है तो फिर उसको आधा वापस करना पड़ता है। क्यों? नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। किसको वापस करता है? कंपनी को। जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो उस कंपनी का सक्षम पदाधिकारी है, जो उसको रन कर रहा है, उसको वापस करना पड़ता है। जैसे उसको 20,000 रुपया सैलरी आई तो 12,000, 8,000, 10,000 रख के वापस कर तो दे। ये सब इशू आप विधानसभा में हाँ, क्यों हम उठाते कई हैं? बार उठाए हैं, लेकिन सरकारें गंभीर नहीं होगी तो क्या होगा। हम कई बार उठाएं, हाल ही फिलहाल इस बार के सेशन में भी उठाएं। बागमारा की एक घटना बताएं कि वहाँ इतने मजदूर रहते हैं, उनको इतना सैलरी आता है, इतना पैकेज आता है, लेकिन बढ़ता है 90 लाख आता है, बढ़ता है 25 लाख। वो बीच का पैसा कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। तो कई ऐसे इशूज हमने उठाए हैं, लेकिन उस पर हमारे जो लीडर्स का जो थिंक टैंक है वो कहीं ना कहीं उदास हो चुका है। वो आम जनता की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं रखता है। उसके बाद आप तो पढ़े होंगे, यहाँ हमारा खनिज तो है, लेकिन अवैध रूप से भी निकासी होती है, अवैध रूप से बेचा जाता है। बहुत ज़्यादा। ये तो काला बाजार है ना यहाँ। और जंगल भी बहुत हैम्पर कर दिए गए हैं झारखंड के। हाँ, क्योंकि जंगल जिस तरीके से हाथियों का अटैक, मतलब खबर सुनने में अभी आता हमको है, लगता है कि 40 लोग पिछले 2-3 महीना में डेथ हुए हाथियों के कुचलने से। और कितना मुआवजा मिलता है? 4 लाख था। उसके बाद विधानसभा में बरकट्ठा के विधायक थे अमित यादव, उनका एक गैर सरकारी संकल्प था, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे, तो मैंने उसको बहस किया था और मांग किया था दोगुना करने का। तो इस बार फिर घटना घटी और फिर 2 विधायकों ने बात को रखा। तो उसी दिन जब हमने बहस किया था, उसी दिन मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अगर प्रस्ताव आएगा तो उसको हम लोग मंजूरी देंगे। तो अभी बट एक हम बात 10 बताओ, लाख। आप ये बात कर रहे हो कि जो मरेगा उसको 4 की जगह 10 लाख दे देंगे। ठीक है, 10 लाख से क्या हो जाएगा? आप लोग ये बात क्यों नहीं करते कि वह हाथी जंगल छोड़ के क्यों आ रहा है इंसानी बस्तियों में? उसका मूल कारण है कि जंगल को डिस्टर्ब किया जा रहा है। किसी जंगल में पत्थर के खदान है, किसी जंगल के बीच कोयले का खदान है, तो किसी जंगल में कुछ अवैध गतिविधियां हो रही हैं, उससे जंगली जीव हैं उनका भी जीवन प्रभावित हो रहा है। तो आप पर्सनली कभी आपने मुख्यमंत्री से समय मांगा और जाकर के उनको ये सब चीज़ें बताने की कोशिश की? आज तक मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से कभी मुलाकात नहीं हुई। कभी दुआ सलाम नमस्ते? बस वही विधानसभा का जब सत्र चलता है वहीं अपने केबिन में बैठे होते हैं, तो जाते हैं, मिलते हैं। कुछ लोग समस्याओं को लेकर जाते हैं, उनसे मिलाते हैं। शायद हमें लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने ना दिया जाए, या फिर उनके करीब हम लोग मुद्दों को और समस्याओं को लेकर ना जाएं। अच्छा, एक बात बताओ, कभी अगर झारखंड में ऐसा हुआ कि किसी को बहुमत नहीं आया और आपकी पार्टी के पास इतना नंबर आ गए कि जिधर आप जाओगे सरकार उसकी बनेगी, तो आप किसके साथ जाना प्रेफरेंस करो? आइडियोलॉजिकली आप किसके करीब पाते हो खुद को? जो इंडिया गठबंधन है या फिर जो एनडीए गठबंधन है? देखिए, अभी फ़िलहाल जो हम लोग वर्तमान में जो सरकार है उसके विपरीत जाकर एक्टिविटी करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। और एनडीए की जो सरकार है देश में, तो चारों तरफ उन्हीं की सरकार है, लेकिन हम लोग उनकी आइडियोलॉजी, उनकी कार्यशैली के भी विपरीत अपने कार्यक्रमों को रखते हैं, अपनी आवाज़ को रखते हैं। तो ऐसे में चुन पाना बहुत कठिन होगा, लेकिन चुनना होगा वो समय के अनुसार तय किया जाएगा। लेकिन अभी अगर आज हम कह दें तो बड़ा कठिन सवाल है ये, और कठिन इसका उत्तर देना भी बड़ा कठिन है। इन्होंने बहुत साफगोई से जवाब दिया, नहीं तो बहुत सारे नेता गोल गोल घुमा देते हैं। आपने स्पष्ट कर दिया कि समय के साथ जवाब आएगा। अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूँगा, आप बताना मुझे वो आप नेता आपको कैसे लगते हैं। थलपति विजय आपको कैसे नेता लगता है? देखिए, वो तो एक्टिंग से यहाँ तक आए हैं, तो नो डाउट अभी उनको देखते हैं कि कैसा वो करते हैं। लेकिन तमिलनाडु की जनता ने उनको एक अविश्वसनीय समर्थन दिया है, उसके अनुसार वो काम करें।
राहुल गांधी कैसे नेता लगता है? 2020 से अगर बात करें तो नो डाउट हम लोग भी जिस प्रकार से सोशल मीडिया में उनके बारे में प्रचारित किया जाता था, कम समझ वाले, पप्पू इत्यादि इत्यादि, तो उन चीज़ों को हम लोग को भी लगता था। लेकिन 2020 के बाद लग रहा है कि वो एक परिपक्व नेता हैं और उनके जितने भी बयान कोरोना से लेकर, अमेरिका भारत के रिश्ते से लेकर, आर्थिक संकट को लेकर, कृषि बिल को लेकर, जितने भी महत्वपूर्ण बयान उनके माध्यम से आए वो महत्वपूर्ण रहे हैं, उनको कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो समय उनका 20 से पहले का जो दौर था, उस दौर में और आज के दौर में अंतर है। एज ए LOP आपको ठीक लगता है वो ठीक काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं।